कि सक्सेस, कॉन्फिडेंस और आपकी जर्नी। मैं खुद कुछ प्लान नहीं करता, ईश्वर प्लान कर दे। 7 साल की उम्र से मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। की बात में मैंने पकड़ा, आप कंफर्ट जोन में नहीं रहे। जो सबसे पहली चीज मैं लोगों को बताता हूँ कि अपने बेडरूम को थोड़ा सात्विक रखिए। मैं ये किराए पे रहता हूँ, मेरा संसार में मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं। मुझे आज भी कोरस में गवा लीजिए, मैं गा दूंगा। एक बार मनोज कुमार जी ने सुन लिया तो यार तो बड़ा अच्छा गाते हो। कोशिश करके देख ले, दरिया सारे नदियां सारी, कि अगर अच्छा गाया तो फूल आ जाएंगे, नहीं तो टमाटर आ जाएंगे। पहला उन्होंने सवाल किया कि ये जसलीन कौन है। भजन सम्राट अनूप जी के साथ मुझे बहुत अच्छे पल मिले हैं। मैंने इनके घर को एनालाइज किया, वास्तु की गाइडेंस दी और छोटी छोटी बातें बहुत सारी हुई जो हम शायद कैमरे पर तो नहीं कवर कर पाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अनूप जी से कि हमें कुछ ऐसी बातें अपनी जीवन की बताएं और हमें एक मोटिवेशन दें कि जितनी यंग जनरेशन है उनका कॉन्फिडेंस, उनका लाइफस्टाइल, उनकी सक्सेस, उनके लाइफ पार्टनर्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना एक्सपीरियंस ज़िंदगी का आपको है, सन 53 के बाद 53 है ना, 53 नैनीताल में आपका जन्म हुआ। एक बहुत ही अच्छा स्थान है जहाँ पे लोग थोड़ा सा अभी भी जाते हैं छुट्टियाँ मनाने, तो आपका जन्म वहाँ का है। और फिर उसके बाद आप शायद लखनऊ गए और लखनऊ के बाद आप मुंबई आए। जी हाँ। तो ये जो जर्नी है आपकी, इसमें जब हम एक सक्सेस की बात करते हैं तो वो आप कैसे मेजर करते हैं? और मैं यहाँ पर वास्तु एंगल ये रखना चाहता हूँ कि सक्सेस की अगर किसी की 20 सीढ़ियाँ हैं, किसी की 100 सीढ़ियाँ हैं, किसी की 200 सीढ़ियाँ हैं, तो कुछ लोग बिना ज्ञान के कि हमारा कितना सफ़र बाकी है या हमारी मेजरमेंट ही नहीं होती है सक्सेस की कि हम सक्सेसफुल हैं, इस डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमें सक्सेस नहीं मिली, फेलियर आ गया, अब हम कुछ नहीं करना चाहते, कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो इसके ऊपर आप बताइए, फिर मैं थोड़ा वास्तु एंगल लेके आऊँगा कि सक्सेस, कॉन्फिडेंस और आपकी जर्नी। पहली चीज़ तो मैंने अपने जीवन में ये देखी है कि मैं खुद कुछ प्लान नहीं करता, ईश्वर प्लान कर देता है। आप फ्लो में रहते हैं। मेरे जन्म की भी कथा ऐसे ही है। जी मेरे माता पिता लखनऊ में रहते थे। जी लखनऊ के सबसे नज़दीक जो हिल स्टेशन है वो नैनीताल है। जी तो माता पिता ने सोचा कि अभी तो शायद बच्चे के पैदा होने में समय है, चलो नैनीताल घूम आते हैं। ऑलराइट। तो मेरी माँ गर्भवती थी, माता पिता दोनों गए नैनीताल घूमने और 1 हफ्ते बाद में वहीं पैदा हो गया। तो मेरा जन्म लिखा था कि वहाँ होना है, वहाँ होना है। पर्वतों पे। जी यही कारण है कि पर्वत का मेरे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। खूबसूरत। मुझे पर्वत पसंद है। तो मैंने आपको सलाह यही दी है। आपने ये सलाह दी कि मैं जहाँ बैठूं वहाँ आसपास कुछ पर्वत का पर्वत एक आपके इशारा होना पीछे, हाँ, चाहिए। इशारा होना चाहिए। जी तो वो मैं ध्यान भी रखता हूँ उसका। जी उसके बाद हम लखनऊ आ गए। लखनऊ में आके हमने पिताजी से गाना सीखना शुरू कर दिया, उनके साथ बैठते थे। 7 साल की उम्र से मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। क्या बात है। क्योंकि मैं जहाँ गाता था कोई 2 रुपये दे रहा है, कोई 1 रुपये दे रहा है कि अनूप इतना अच्छा गाता है, जलोटा जी आपका बेटा इतना अच्छा गाता है। रोज़ प्रोग्राम हो रहे हैं, कोई साइकिल पे बैठा के ले जा रहा है, कोई अपने स्कूटर पे ले जा रहा है, बहुत खूब। रिक्शे में ले जा रहा है, तांगे में ले जा रहा है। तांगे भी चलते थे उस समय तो चलते होंगे। तो चलो। मेरे ख्याल से ये 55-60 साल पहले की बात ये नहीं, 65 साल पुरानी बात है। 65 साल पुरानी बात है। तो हम चले जाते थे, खड़े होकर गा दिया, किसी ने 2 रुपये दे दिए, किसी ने, सब खुश हो गए, गोदी में बैठा लिया और साहब पता लगा कि 10-12 रुपये 15 रुपये जमा हो गए। वो बहुत बड़े पैसे थे, बहुत बड़े, उस समय तो बहुत अच्छे पैसे होते। मुझे याद है एक दिन आइसक्रीम वाला हमारा जो था स्कूल में, वो हमारे पिताजी के पास पहुंच गया। अच्छा।
कि जलोटा जी आपका बेटा जो अनूप है उसका बिल हो गया 40 रुपये। तो पिता ने कहा 40 रुपये, इतना बिल कैसे हो गया? आइसक्रीम खाने का। कहते स्कूल के सारे क्लास के बच्चों को आइसक्रीम खिलाता है रोज़। ये बात बहुत अच्छी है। ये शुरू से मेरे अंदर, आज भी पार्टियां रोज़ होती हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत सुना है आपके बारे तो में। हमारे पिताजी ने कहा, अरे तो मुझे बुलाया कि ये देखो 40 रुपये का बिल, कोई मजाक है? तो मैंने कहा क्यों, अभी होली आ रही है, गली गली प्रोग्राम होंगे, दे देंगे पैसे। कितना कॉन्फिडेंस Confidence यहाँ था। से मैं वही बात करना चाहता हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये सबसे पहला आपकी बात में मैंने पकड़ा, आप कंफर्ट जोन में नहीं रहे। आजकल के बच्चे, आजकल के यूथ कहते हैं कि एसी होना चाहिए और वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, बाहर निकल के राजी नहीं है। और आप गली गली गए, गली गली आपने थोड़े थोड़े पैसे लेके जमा किए और उससे 4 गुना ज्यादा का आपने बांट दिया। आज भी शहर शहर, गांव गांव, देश देश जाता हूँ उसी तरह जैसे बचपन में करता था। जी, मैंने तो आपका बेडरूम देखा ना, फुल ऑफ ट्रेवल एंड देखिए टूरिज्म सब। दिख रहा है वहाँ पे। तो 7 साल की उम्र से पैसे कमाए, उड़ाए, आज तक वही चल रहा है कि जेब में कुछ नहीं होता है, सब उड़ा देते हैं। मैं ये किराए पे रहता हूँ। मेरा संसार में मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास कोई फार्म हाउस नहीं है, मेरे पास कोई दुकान नहीं है। आज तक कमी हुई नहीं आपको? हुई नहीं, हुई नहीं, क्योंकि उड़ा देता हूँ। हाँ, जैसे ही देखा घर में 1-2 लाख रुपए हो गए, ये तो पार्टी करो यार, ये अच्छे नहीं लग रहे यहाँ पड़े। जी इधर उधर चैरिटी देता रहता हूँ, कलाकारों को हेल्प करता रहता हूँ। जी। तो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, और चाहिए भी नहीं। विद्या इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है वो आपकी। सबसे बड़ी चीज़ है, कला। लोगों का प्रेम। हाँ, फिर उसके साथ एक, जितने भी लोग हैं मैंने देखा आपके पूरे ऑरा में मुझे ऐसे पीस दिखता है, ऐसी शांति दिखती है कि आपको चिंता नहीं है जिंदगी। है ही नहीं किसी बात की। तो लखनऊ से फिर निकले, जी 20 साल के हो गए। पिताजी ने कहा था नहीं, बम्बई नहीं जाने देंगे जब तक ग्रेजुएट नहीं हो जाओगे। उन दिनों ये बड़ा था कि लड़के की शादी होनी है तो कितना पढ़ा पढ़ाई लिखा में है। आप थोड़े कमजोर थे। हम कमज़ोर थे लेकिन निकल गए, ग्रेजुएट हो निकल गए। गए। हाँ, ग्रेजुएट होना कौन मुश्किल था। हाँ, बीए पास हो गए। पिताजी ने कहा अब तुम संगीत में लग जाओ पूरी तरह। तो आपके पिताजी बोलते थे कि मेरा बच्चा होनहार बहुत है लेकिन पता नहीं क्यों पढ़ता नहीं है, हाँ कहते थे वो, है ना? लेकिन बाद में ये भी समझ जाते थे कि इसको बनना तो कुछ और है। ये प्रॉब्लम मुझे बहुत आती है। पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा इतना इंटेलिजेंट है लेकिन नंबर नहीं आते। तो नंबर तो पेरेंट्स कहीं और समझे है। नहीं कि उनको क्या पढ़ना है, उनकी रुचि क्या है। नंबर तो कहीं और आने हैं। हाँ, नंबर तो कहीं और आते हैं, तो एक ही जगह नंबर आएंगे। तो हमको फिर बॉम्बे आए। अब बॉम्बे में हम बिल्कुल नए, ओके, तो हमने कोरस में गाना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, 30 सिंगर थे, उसमें एक मैं भी था। 1973 की बात है। तो आप में ईगो नहीं था कि नहीं ना, मैं ना, गाऊंगा कुछ तो नहीं। मैं अकेला गाऊंगा, सोलो गाऊंगा? कुछ नहीं। क्योंकि कई लोगों में मैंने देखा है कि हम काम करेंगे तो बहुत बड़ा करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं। मुझे आज भी कोरस में गवा लीजिए, मैं गा दूंगा, क्योंकि वो भी तो गायन है। गायन। तो मुझे 320 रुपये महीने की नौकरी मिल गई बहुत खूब। 1973 में कोरस में गाने की। कोरस में गाते थे। 320 रुपये इतने नहीं थे कि टैक्सी में बैठ पाते, जी बसेस में बैठते थे, जी। लेकिन सब उड़ा देते थे। अच्छा, बचना पूरा कुछ नहीं, खर्चा कर सब देते खत्म। और बहुत आनंद वाला जीवन। तो आपका तो एक अक्षय पात्र हो गया ना, कि आपने खर्चा कर दिया, फिर वापस फिर आ गए। भरना है। कमी नहीं हुई का आपको कभी नहीं, आज भी नहीं है। ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ से दिल से कहते हैं कि हमारा जितना खर्चा है जायज़ खर्चा, हम वो करेंगे और काम भी करेंगे, क्योंकि आप मेहनत भी कर रहे थे, तो वो आ जाएगा उसके लिए। लेकिन नॉर्थ की दीवार को हमें काफ़ी सजा के रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से नॉर्थ पोल की एनर्जी आती है और हमारे मन में उत्साह होता है कि हमें काम करना है, नेक्स्ट डे उठना है, तैयार होना है, काम पे जाना है। अक्षय पात्र हर किसी के पास है। जैसा नॉर्थ हमारा इस साइड हुआ कि उस साइड? आपका नॉर्थ इधर हुआ, इधर हुआ। वो साउथ है। जी। ईस्ट वेस्ट, ये वाला साउथ हो गया। वहाँ देखते हैं हम समुद्र जी। वो अपना सूरज डूबते हुए। आपकी कुर्सी देखी हमने, बहुत अच्छे स्थान पर है, बहुत अच्छी है। सो इट इज़ मेडिटेशन बेसिकली। नॉर्थ की तरफ देखना मीन्स एब्जॉर्ब करना एनर्जी को। वो आपकी बातें चल रही थी कि तो ये जो कुर्सी है इसको आप शिफ्ट करने की सलाह देते हैं? इसको मैं शिफ्ट करने की सलाह दे रहा हूँ। जी।
तो आपने 320 रुपए की कोरस की जॉब कर ली। जॉब करी। फिर हमारा गाना लोग पसंद करते ही थे। जी। एक बार मनोज कुमार जी ने सुन लिया, कहते यार तुम तो बड़ा अच्छा गाते हो, मेरी फिल्म में गाओ। वो फिल्म बना रहे थे शिरडी के साईं बाबा। अच्छा। उसमें मैंने 4 गाने गाए, मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गाया। जी। बस वहाँ से इट्स अ बिग प्रिविलेज हाँ, रफ़ी जी प्रसिद्धि के शुरू साथ हुई। गाना शुरू करना। प्रसिद्धि शुरू हुई। एक फिल्म आ रही थी एक दूजे के लिए, उसमें लता जी के साथ गाया, 16 बरस की बाली जी उम्र को सलाम। जी जी। उसकी भी कहानी यह है कि लता जी से मैं मिलने गया था, तो उन्होंने कहा कि महबूब स्टूडियो आ जाना, वहाँ मैं गा रही हूँ, वहीं मिल लेंगे। मैं पहुँच गया, मिल लिया, उनसे बात कर ली। फिर मैं जाने लगा तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे उसके, उन्होंने मुझे रोक लिया कि तेरे चाय पी के जाएंगे, आप मिलते ही नहीं हो, आज तो पकड़ अच्छा में आयो। अच्छा अच्छा। मैंने कहा ठीक है बैठ जाता हूँ। बैठ गया, लता जी गा के चली गई, फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साथ बैठे, चाय पिलाई। फिर मुझे कहने लगे कि इस गाने में 2 लाइन है, गा दीजिएगा। मैंने कहा गा देंगे। हारमोनियम आपके साथ मैंने कहा गा देंगे। देखिए ये 2 पंक्तियाँ थीं इसमें। कोशिश करके देख ले, दरिया सारे नदियां सारी, दिल की लगी नहीं बुझती, बुझती है हर चिंगारी। हर चिंगारी। ये गा दिया मैंने। जी। फिर वो पेमेंट देने लगे। मैंने कहा नहीं, पेमेंट नहीं, कभी बुलाइएगा, पूरा गाना गाने तो आएंगे। फिर मैंने कई गाने गाए उनके। तो वहाँ से फिल्मों में हलचल हुई कि एक नया सिंगर आया, अच्छा। तो मैंने सबके लिए गाया, कल्याण जी, आनंद जी, बप्पी लहरी, हृदयनाथ मंगेशकर, आनंद मिलिंद, आर.डी. बर्मन, सबके लिए गाया। कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर जिनसे आपने कुछ कुछ ऐसा सीखा हो जिंदगी में कि, क्योंकि सीख सीख के हम जो है ना उस्ताद बन जाते हैं। सबसे ही कुछ ना कुछ सीखते थे। सब मस्त मौला म्यूजिक डायरेक्टर रहे। जी। बप्पी लहरी जी के साथ बप्पी लहरी जी के साथ गाया, वो काम भी करने का खूब आनंद आया होगा। मस्त बहुत ही मौला। मस्त मौला इंसान थे। किशोर जी के साथ किया, हाँ, किशोर मैं कुमार। एक जनरल मीटिंग में बप्पी लहरी जी से मिला हूँ, तो एनर्जी उनकी कुछ अलग ही है। बहुत अच्छे थे। जी। तो लेकिन मैं रिकॉर्डिंग के बाद में मुझसे पूछते थे म्यूजिक डायरेक्टर कि कैसा रहा। मैंने कहा अच्छा था, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। कहते वो क्यों? कहा हम तो पब्लिक के सामने गाने वाले हैं, जी। हमारे अंदर जो कीड़ा है वो है ऑडियंस के सामने गाना। ऑडियंस के साथ। कि अगर अच्छा गाया तो फूल आ जाएंगे, नहीं तो टमाटर आ जाएंगे। टमाटर आ गए तो भी घर में सब्जी बन जाएगी। तो ये कॉन्फिडेंस वाली बात हुई ना कि ना कुछ लेके जरूर ले गए। जाएंगे। जी। तो फिल्मों में गाना धीरे धीरे बंद कर दिया, अच्छा। क्योंकि इसमें मज़ा आने लगा। स्टेज कॉन्सर्ट सारी दुनिया में। जी। अब सवाल ये उठता है कि वर्ल्ड वाइड नाम कैसे हुआ? जिसको हम फेम बोलेंगे। ये कमाल की कहानी है। ये भी कृष्ण ने किया, मैंने नहीं किया। जी। मेरा कार्यक्रम था जन्माष्टमी का 1979, हरे कृष्णा मंदिर जुहू। अच्छा। 1979। गाना गाया, जी। 2 घंटे भजन, बहुत कम लोग जानते थे। गा के आ गए घर वापस। अच्छा। 2 महीने बाद फ़ोन आया हरे कृष्णा मंदिर से कि जी आपने उस दिन गाया था, वो रिकॉर्डिंग बड़ी अच्छी हमने की है। मैंने कहा आपने रिकॉर्डिंग की है? कहते हाँ की है। मैंने कहा अच्छा। कहते वो रिकॉर्डिंग हम पॉलीडोर को दे रहे हैं अच्छा। कि वो उसका एल्बम बनाए, एलपी बना। एलपी होते थे ना। जी जी। एलपी होते थे। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, पहले मुझे सुनने दीजिए फिर दीजिए। तो मैं सुनने गया, सुन के मैंने कहा अच्छी रिकॉर्डिंग तो ठीक ठाक है, लेकिन इसमें एक कमी है। वो कहते क्या कमी है?
मैंने कहा इसमें मंजीरा नहीं है, ओहो। भजन में मंजीरा होना चाहिए। भगवान को मंजीरे का आवाज़ बहुत पसंद है, टुन 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 टुन। तो हमने इंद्रू आत्मा जी को बुलाया जो बहुत अच्छा मंजीरा बजाते थे, CH आत्मा जी के छोटे भाई। अच्छा। उन्होंने आके मंजीरा उसमें डब किया रिकॉर्डिंग में, फिर सुनने में और अच्छा लगा। तो पॉलीडोर ने कहा कि अब तो हम इसका डबल एल्बम बनाएंगे, अब तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मैंने कहा रहने दीजिए, मुझे कोई जानता नहीं, सिंगल एल्बम ही बिकना मुश्किल होगा, डबल बना रहे हैं। कहते हाँ हम डबल बनाएंगे। उनकी अपनी मार्केटिंग, अपनी मार्केटिंग। उन्होंने डबल एल्बम रिलीज़ किया। उस रिलीज़ के 2 महीने बाद मेरा सारे संसार में नाम हो गया था, ऐसी लागी लगन। 2 महीने लगे और मेरा नाम गली गली पूरे संसार वेरी में हो नाइस। गया। ये किसने किया? हमने तो रिकॉर्डिंग की नहीं थी। आपने लेकिन अपॉर्चुनिटी ली ना, आपने 2 घंटे के लिए कृष्ण। अपने आप को डेडिकेट किया भगवान के वो लिए। उन्होंने किया, उन्होंने किया, कृष्ण की ये समर्पित तो किया। बस। जी। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। बस इस गाने ने मुझे सारे संसार में घर घर में पहुंचा दिया 2 महीने के अंदर। 2 महीने के अंदर। और उसके बाद 1980-81 से मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। तब से लेके आज तक जीवन एक जैसा है। कितने वर्ष हो गए? काफी। एक जैसा जीवन है। 46 इयर्स कि महीने में 20 फ्लाइट लेता हूँ, हर महीने विदेश जाता हूँ, जी सारे संसार में गायन करता हूँ। जी। सारे संसार में लोग यही गाना सुनना चाहते हैं, ऐसी लागी लगन। तो शुरू ही इससे कर देता हूँ प्रोग्राम, ये मामला ख़त्म, मामला खत्म। पहला गा दो, वो खुश हो गए, उसके बाद उनको जो कुछ भी सुना दो, सब चलता है। सब चलता है। लेकिन जो कुछ भी आप गाओगे ना तो वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मेरे जीवन की कहानी है कि वहाँ से तो यही रीजन था कि आप भजन सम्राट बन गए? इसी एल्बम ने बना दिया भजन सम्राट। तब लोगों ने कहा हमको इनसे भजन ही सुनने बस। बट आपकी तो रुचि गजल में भी रही है। पहले हमने गजल का ही एल्बम बनाया था, वो बड़ा पॉपुलर हुआ था। आप जगजीत सिंह जी के साथ, हाँ, तलत हमारे जी के साथ आपने, मतलब आपका काफी उठना मेरी बैठना महफिलें रहा। होती हैं गजलों की। महफिलें, जी। हमारे प्रोग्राम जगजीत सिंह जी के साथ, गुलाम अली, मेहंदी हसन, पंकज उद्दा, सबके साथ। तो सब लोग गजल के दिग्गज रहे हैं। लेकिन ये एल्बम ने सीन चेंज कर दिया। ये जो आपका सुर है, आपका अंदाज है, वो जो आपकी ज़िंदगी के जितने उतार और चढ़ाव हैं, उसमें दर्द भी बहुत है। दर्द तो संगीत में चाहिए। तो दर्द जो है वो भजन या गज़ल, या दोनों एक ही हैं, या भगवान को गज़ल के थ्रू भी रीच किया जा सकता है? भजन गजल एक ही है। एक ही है ना? भजन गजल की कोई संगीत में कंपोजिशन की कोई परिभाषा नहीं है कि भजन ऐसे गाना चाहिए और गज़ल ऐसे गानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अपने अपने ढंग से जो गाओ वो ठीक है, लेकिन सही गाओ। गज़ल को गज़ल कहो, गजल मत कहो। कुछ आपकी कोई फेवरेट गज़ल रही है? हाँ सुनिए। चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है। चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। खूबसूरत, खूबसूरत। इससे भी ईश्वर मिल सकता है, ईश्वर। और ऐसी लागे लगन से भी ईश्वर मिल सकता है। मैंने ये देखा है कि उथल पुथल बहुत ज़्यादा है सब लोगों के मन में ना। काफ़ी इनकम होती है,
पैसा बहुत आता है, लेकिन जैसे सब लोग कहते हैं कि पड़ोसी ने अगर कुछ और ले लिया तो उसको हम कंपटीशन देने के लिए अपने आप को और परेशान करते हैं। तो ये जब मन शांत हो जाता है, जैसे आपने भजन गाया, भजन सुना, गज़ल गाई, गज़ल सुनी, मन शांत हो गया, तो ऐसे इंसान क्या कमज़ोर कहे जाते हैं या कहा जाता है कि इनको संतुष्टि है? देखिए, संगीत का पहला काम तो यही है कि मन को शांत कर देना। पहला अचीवमेंट ये है। पहला अचीवमेंट ये नहीं है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो गए। सक्सेस वो की बहुत तो देर हाँ, में, बहुत दिन वो बहुत देर की बात है। बहुत देर की बात है। पहले आप इतना तो सक्सेसफुल हो जाइए कि आप उसका आनंद ले रहे हैं जो आप काम कर रहे हैं। नहीं, मैंने बहुत सारे बिजनेस हाउसेस में सीईओ, एमडी सबको देखा है, बहुत गुस्से में रहते हैं। मुझे गुस्सा ही नहीं आता। हाँ, बहुत गुस्से में रहते हैं। मेरे पास वो एलिमेंट ख़त्म हो गया। तो क्या गुर है, क्या मंत्र गुर है ये उसका? है कि मैं न तो कभी शाउट करता हूँ, मेरा यही वॉल्यूम होता है बात करने का, जी। इससे ज़्यादा तो वॉल्यूम अगर आपको कोई इरिटेट करता है, आपको कोई दुख दे रहा है, कुछ नहीं होता। ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कोई दुख नहीं देगा या कोई इरिटेट नहीं देते करेगा। हैं, देते हैं। मुझ पर असर नहीं होता। इसका कारण है, मैंने इसका गुर सीखा है कि किस तरह से क्रोध ना आए। तो वो गुर जरा हमारे व्यूअर्स को मैं बताइए। बताता हूँ। जी। आपने एक कप चाय मंगवाई, जी। चाय लेके आया वो, और आपके आने हाथ में आने से पहले उससे ट्रे गिर गई, गिर गई। आप नाराज़ हो गए, गुस्से में उसको दो चार बातें सुना दी। गलती उसकी है, हमारी तो है ही नहीं, हम क्यों नाराज़ हो रहे हैं? हम अपना ब्लड प्रेशर क्यों खराब कर रहे हैं भाई? गलती तो ये उसकी जो है, नफ़ा नुकसान है ना, गलती उसकी है। हाँ, नफ़ा नुकसान अगर हम समझ जाएं जिंदगी यही में, मैं समझ गया हूँ। हाँ, ये आप समझ गए। मेरे हिसाब से नुकसान क्या चीज़ है? मुझे कभी कभी लोग कहते हैं आपने ये फिल्म बनाई, आपको इस फिल्म में इतना घाटा हो गया। मैं कहता नहीं, घाटा नहीं है, एक्सपीरियंस, डिस्ट्रीब्यूशन है मनी का। चैनलाइजिंग। कहीं से मेरे पास ही आया था पैसा, वहीं फिर चला गया। नुकसान का है, नुकसान उसको कहते हैं अगर ये समुद्र में पानी बह जाए, पैसा आपका जल जाए आग में, वो नुकसान है। वो नुकसान है। लेकिन हम जला तो नहीं, अरे आपसे आया था, इनको पहुंच गया, जी। इसमें किस बात का दुख? आपने अपना प्रयास किया, अपनी चीज़ बनाई, आया, हुआ, नहीं हुआ, हुआ। वास्तु भी बहुत कुछ कहती है कि जब हमारा मन, जो सबकॉन्शियस, जो चेतन मन होता है हमारा, एक अवचेतन होता है, एक चेतन होता है, तो जो सबकॉन्शियस मन होता है ना, वो उसको प्रोग्राम किया जाता है। जैसे आपने गुस्से को, क्रोध को ना करने के लिए प्रोग्राम कर दिया, तो कुछ लोग आजकल मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, 7-7 बारी, 20-20 बारी, 50-50 बारी बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन बोर्ड बना रहे हैं। तो जीवन इतना चलायमान है, चलता रहता है कि मुझे लगता है बोर्ड बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। अब आप 20 दिन ट्रैवल करते हैं, 20 फ्लाइटें लेते हैं, मैं भी शायद 15 से 20 फ्लाइट लेता हूँ। तो मुझे पता है कि एयरपोर्ट पर अगर ग्राउंड स्टाफ बदतमीज़ी कर रहा है, तो वो रात भर से खड़ा है, उसके हाथ में नहीं है फ्लाइट का डिले होना। हम उस पर क्यों गुस्सा करें, उस पर क्यों क्रोध बिल्कुल करें? ठीक। हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी सही। जर्नी खराब हो जाएगी, बिकॉज कोई चीज़ किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो जो मन है, अवचेतन मन है, उसको प्रोग्राम करना पड़ता है। उसके लिए हमारा नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, और एक तांबे का लोटा लेकर के उसमें जल भर के, गंगा जल भर के, और एक डेली का रिचुअल करना चाहिए कि एक तुलसी की पत्ती उसके अंदर आप डाल दें, तो माँ लक्ष्मी हमारे मन पर विराजमान हो जाती है। आप तो विद्यावान हैं, कलाकार हैं, तो जब तक आपका मन शांत नहीं रहेगा, कुछ कर नहीं पाएंगे। इसी तरीके से बाहर जो लोग हैं ना, उनके पास जो कला है वो पहचान नहीं पाते और परेशान रहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का ये उपाय आप अपने शिष्यों को भी बताइए कि कुछ लोग, कुछ शिष्य तो आपके बहुत आगे निकल जाएंगे और कुछ शिष्य नहीं निकल पाते। बाकी आपका आशीर्वाद तो है ही है। ठीक ठीक कह रहे हैं आप, ठीक जी, कह रहे हैं। ये बात मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। जी। तो मैंने तो हमेशा ये देखा कि
अच्छी भावना से, शुद्ध भावना से हम जीवन में जो काम करते हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। पॉजिटिव चीज़ सोच के करते हैं कि हम ये कर रहे हैं और भगवान तुम्हारे चरणों में अर्पित है। हम जब कोई कंपोजिशन बनाते हैं नई, तो वो भगवान को सामने बिठा के सुनाते हैं दोस्त बना लिया ना आपने कि भगवान। भाई इसको सुनिए ज़रा, और हम महसूस करते हैं कि वो सुन रहे हैं, उसका असर होता है। जी। और वही गाने फिर लोग सुनने लगते हैं, क्योंकि सब में भगवान विराजे हैं। भगवान किस में नहीं विराजे हैं, सुनने लगते हैं कि भाई इसने हमसे ही तो पास कराया, ऑडिशन तो हमको ही दिया पहला। तो यही हो गया कि भगवान जो मेरे कर्म है वो आप ही के थ्रू है, मेरा तो कुछ नहीं कुछ है। नहीं है, तो हमने तो यही पाया है। यही पाया है। टोटली डेडिकेशन। रिश्तों में भी तो यही होना चाहिए ना, बहुत सही है। कि ईगो यहाँ नाक पे रखते हैं हम लोग कि उसने ऐसा कैसे कह दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे हर्ट कर दिया। तो मैरिजेस मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, और मैं एनर्जीज़ को स्कैन करता हूँ। मेरे हाथों में थोड़ी सी शक्ति दी है भगवान ने, तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी, गुस्से की एनर्जी, अच्छी एनर्जी, वो मेरे को फील हो जाती है। तो मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो मुझे वहाँ के बेडरूम की एनर्जी, अगर वहाँ एनर्जी गलत है तो मेरे हाथों पे इचिंग होना, खुजली होना शुरू हो जाती है कि यहाँ पे ना चिढ़, जेलसी, गुस्सा, ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं लोगों को बताता हूँ कि अपने बेडरूम को थोड़ा सात्विक रखिए। सात्विक इन द सेंस कि अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनको अपने बेडरूम में ना लेके जाइए। जो रिलेशनशिप फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं कि एनर्जी का इम्बैलेंस हो जाना, कभी कभी हम कुछ ऐसे सामान अपने बेड पे रख देते हैं, किसी से कुछ चीज़ मिली, गिफ्ट मिली, वो अच्छी एनर्जी नहीं थी, वो रख दी, अचार रख दिया, ड्रिंक्स रख दी, अल्कोहल रख दिया, तो ये सब गलत होता है। बेडरूम को थोड़ा सा रेस्टफुल और एक टॉकेटिव सिस्टम रहना चाहिए, जिसमें आप थोड़ा सा मन को कनेक्ट कर सको अपने पार्टनर से। बहुत सही है। और मिरर, मेरा अनुभव है कि अगर आप अपने बेडरूम में लगाते हैं तो उसको ढक के रखना चाहिए। तीसरा, साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व का जो कोना है ना, ये अग्नि तत्व का कोना है, इसको बैलेंस करना चाहिए। इसमें कभी भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। तो बेडरूम में जो मिरर होता है, वो मिरर जब आप लेटे हैं तो वो अगर नज़र नहीं आ रहा है तो भी नहीं होना चाहिए। नहीं, नज़र नहीं आ रहा है तो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम रेस्ट करते हैं, आपने देखा होगा आजकल घड़ी पे हमारी हार्ट बीट कैलकुलेट होती है। जब स्लीप आती है तो डीप स्लीप में जाने पर हमारी जो हार्ट की बीट है ना, वो बहुत डाउन, बहुत रेस्टफुल हो जाती है। तो हमारी जो सोल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ट्रेवल ज़रूर करती है। तो दैट इज़ इम्पैक्टेड, मिरर से उसको इम्पैक्ट आता है। और मिरर अगर गलत डायरेक्शन में लगा है तो भी नेगेटिव एनर्जी को वो अट्रैक्ट करता है। एनर्जीज को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेडरूम में अगर आप कुछ एरोमा ऑयल्स यूज़ करते हो, आपके घर में तो धूप अगरबत्ती का एरोमा बहुत करते हैं हम करते। हाँ, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बट अगर हम रिलेशनशिप फैक्टर को लेके बात करते हैं तो रोज़ का जो एरोमा ऑयल होता है वो बहुत सुंदर होता है, मन को प्रसन्न करने के लिए और एक दूसरे को माफ़ करने के लिए। पति पत्नी में झगड़ा इसीलिए होता है, या कम्युनिकेशन फैक्टर इसीलिए होता है कि हम एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते हैं। फॉरगिवनेस नहीं है। फॉरगिवनेस जिसमें आ जाती है तो सब कुछ आ जाता है। जैसे आपको गुस्सा ही नहीं आता, इट्स अ पार्ट ऑफ क्षमा। हाँ, आपने तो सोचा ही नहीं कि चलो इट्स ओके। तो ये चीज़ है। रोज़ जो एरोमा ऑयल है वो बहुत अच्छा है। तो आप कुछ अपने जीवन के बारे में बताइए ना, आपके वैवाहिक जीवन और आपके लाइफ पार्टनर्स। बम्बई आते ही जी मुझे कोरस में गाने का अवसर मिला जी। उस बीच में हम छोटे छोटे ट्यूशन भी करते थे। उस ट्यूशन से ऑल राइट। थोड़े थोड़े पैसे मिल जाते थे। जैसे
25 रुपए एक टर्न के ले रहे हैं, कहीं से 50 रुपए मिल रहे हैं एक टर्न के, एक लेसन के, तो वो थोड़ी थोड़ी कमाई शुरू हुई, जी। क्योंकि वो 320 रुपये ज़रा कम पड़ते थे महीने के जो मिलते थे। तो उसमें हमारी भेंट एक बहुत अच्छी गायिका से हुई, सोनाली सेठ, सोनाली सेठ। उनसे मेरा विवाह हुआ और 8 वर्ष हम साथ रहे। जी। लेकिन उसके बाद में कुछ मतभेद हुए और वो 8 वर्ष के बाद हम अलग हो गए। हमारा कोई संतान नहीं थी, अच्छी बात थी, संतान होती तो फिर तो ये कष्ट जो होता। पार्टीशन आपका हुआ, पार्टिंग हुई, तो इजी हुआ या इजी कुछ तकलीफ कोई तो कोई नहीं कष्ट देके नहीं, गया? कोई कष्ट नहीं। और उसके बाद में मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि एक मेरी शिष्या है, तुम उससे विवाह कर लो। तो मैंने कहा नहीं, अब मेरा मन नहीं है करने का, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, होना चाहिए, अभी तुम यंग हो। तो मैंने उससे विवाह किया, तो वो भी हमारा 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं चला, अच्छा। कठिनाइयाँ आई, तो क्या क्या वजह होती थी, जैसे हमारा मन नहीं मिलता? मतभेद। मतभेद वही हो गया। उसके बाद मैं संपर्क में आया मेधा गुजराल के। मेधा गुजराल हमारे प्राइम मिनिस्टर आई.के. गुजराल जी की भतीजी थी। जी। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और हमारी शादी हुई। वेरी हमारा नाइस। बेटा हुआ आर्यमन, जो अभी 30 साल का है और न्यूयॉर्क में एक बहुत अच्छी कंपनी में फाइनेंस का काम कर रहा है। बहुत बहुत अच्छा। उसकी अभी सगाई हुई, अगले साल शादी होगी। तो मेधा को भी तमाम कष्ट रहे, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। ओह। मतलब हमारी शादी के 3 साल के बाद से ही तकलीफ़ें शुरू हो गई उसकी सेहत की, और हमने उसकी सेहत के लिए बहुत काम किया, उसको ठीक कराने के लिए। जी जी। अमेरिका ले गए, वहाँ हार्ट ट्रांसप्लांट कराया, नया हार्ट लगवाया, और वो हार्ट लगाने से 13 वर्ष एक्स्ट्रा मिले। अच्छा। उसके बाद 13 साल बाद वो हार्ट फिर ख़राब हो गया। ओह। फिर हमने कोशिश की कि फिर लगवाएं, अमेरिका ले गए, जी। लेकिन फिर लगा नहीं, नहीं हुआ। फिर वो चल बसी। तो उसको गए हुए भी 11 वर्ष हो गए हैं। जी। 2014 आपने बताया। हाँ, लेकिन यही कहूँगा कि उसने बहुत कुछ दिया, उसने बहुत जीवन को सुंदर बनाया। वो एक बहुत अच्छी फैमिली की थी, तो एक वो बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड हमें बहुत अच्छा मिला। जी। उसके यार दोस्त बड़े अच्छे अच्छे थे, उन सब से हमारी मुलाकातें हुई, तो मेरी अपलिफ्टमेंट हुआ है उससे मिलके। पर्सनैलिटी हाँ, अपलिफ्टमेंट हुई है अपलिफ्ट हुई है उससे जी। मिलके। उसने डेफिनेटली एक ये बड़ी हेल्प। तो ये ऐसा हुआ ना, जिसमें हम कहते हैं ना कि कर्मों का खेल है। हाँ तो क्या पता आपके कर्मों में उन्होंने आना हो, हाँ, I know। और पहले से ही लिखा होता है हमारे जीवन में जो जो आने होते हैं लोग। उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि एक शेर है गालिब साहब का जी कि दिल मोहब्बत से भर गया गालिब, जी दिल मोहब्बत से भर गया गालिब, अब किसी पे फिदा नहीं होता। जी। तो उसके बाद से हम पूरे संसार को ही अपना परिवार बना के चल रहे हैं। आपने सुबह जो देखा, ये रोज़ का किस्सा है, बिल्कुल। ये सुबह शाम रोज़ का किस्सा है, और ये कितना बड़ा परिवार मेरा हो चुका है, अब आप सोच सकते हैं कि जिस शहर में जाता हूँ इसी तरह लोग आके घेर लेते हैं, बैठते हैं, बिल्कुल। और वो अपना समझते हैं। वो अपना क्यों समझते हैं? क्योंकि करोड़ों ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो सुबह जैसे उठते हैं तो कहते हैं कि अनूप जलोटा का भजन लगा दो ज़रा, सुनेंगे हम। बिल्कुल। इसका मतलब हम उनके परिवार के सदस्य हो गए। वो रोज़ सुबह हमसे मिलते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा कि सुबह उठ के ये कहता हो कि ज़रा माइकल जैक्सन का एल्बम लगा दो।
मैं ऐसा नहीं यहाँ है। थोड़ी अपनी तारीफ खुद करना चाहता हूँ। मैं कभी विजिट पे जाता हूँ तो हस्बैंड्स कहते हैं कि हमारी वाइफ आपका वीडियो देखे बिना सोती नहीं। देखिए, तो ये चीज़ जो है जो रील आजकल चली हुई है, रील के खूब थ्रू चल रही आप है, पहुंच गए, पहुँच गए। तुरंत कहीं पे भी पहुंच हाँ, गए। तो तो वो लोग लाइफ, छोड़ते नहीं हाँ, है, में हम कनेक्ट हो जाते कनेक्ट हो जाते हैं, वो परिवार का सदस्य समझने लगते हैं। हैं। जी, वो यहाँ आके इस तरह बैठते हैं जैसे उनका घर है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप किचन में चले जाएंगे, चाय भी बना लेंगे। तो ये जो लोग हमारे बारे में जब कुछ गलत सोचने लगते हैं, जैसा पीछे एक बारी बिग बॉस का एक इंसिडेंट हुआ, तो क्या तकलीफ होती है उसमें आपको? मुझे कुछ भी नहीं नहीं हुई। नहीं। मैं तो वहाँ 1.5 महीने था, 6 हफ्ते। और जब अंदर था तब तो कुछ पता नहीं था बाहर क्या हो रहा है। बाहर क्या हो रहा अंदर तो पता होता ही नहीं है? जी। था। 6 हफ्ते बाद जब बाहर में आया तो एक हमारा दोस्त लंदन से आया था, वो मेरे रूम में सो रहा था। मैं सुबह कुछ 6 बजे जी। पहुंचा। मैंने कहा दिलीप कैसे हो? तो दिलीप ने कहा कैसे हो, तुमने तो मुसीबत की हुई है सारी दुनिया में, तूफान मचा हुआ है। जी। मैंने कहा क्या मचा हुआ है? तब तक हमें पता नहीं था। कहा, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे मैंने कहा सब ठीक कर लेंगे, देख लेंगे। फिर हम 9 बजे करीब अपनी मम्मी के पास गए, माँ के पास। उनको हम चाय जी बोलते हैं। अच्छा। तो चाय जी, अरे आ गया। मैंने कहा मैं आ गया। वो भी परेशान थी। तो पहला उन्होंने सवाल किया कि ये जसलीन कौन है? उनको पता ही नहीं था। हमारे परिवार में किसी को पता नहीं था कौन जी। है। जी। तो मैंने कहा जी जो है अभी पता लग जाएगा आपको, कुछ नहीं है। कुछ है नहीं। किसी को पता ही नहीं था परिवार में उसके हाँ। बारे में। तो हमने उसी दिन शाम को जसलीन के फादर को बुलाया घर, पूरी मीडिया को बुलाया। मैं और जसलीन के फादर बैठे और मैंने मीडिया से कहा कि हमने और जसलीन के पिताजी ने फैसला लिया है कि हम दोनों मिल के जसलीन का कन्यादान करेंगे। इतनी बड़ी बात आपने अब क्या रह गया पूछना? कुछ रह ही नहीं गया। अब वो जब मीडिया भाग गया वहाँ से कि अब पूछे क्या? तो वो तो एक फिल्म थी, फिल्म थी। गेम था, खत्म हो गया। कभी उसके बाद कभी होता है कि हम जब कुछ कहने वाले होते नहीं है ना, फिर भी बातें निकालने लगते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, जब स्वयं को पता है कि ये सत्य नहीं है तो विचलित क्यों होना? विचलित किए उन्होंने। हाँ, सत्य होगा तो विचलित होगा इंसान कि अब जरा बचना पड़ेगा संसार से, अब उससे छुप छुप के मिलना पड़ेगा, जी। जी। अब कहीं ये लोग हमें देख न लें। जी। जब है ही नहीं ऐसा तो विचलित किस बात है? बिल्कुल। वो तो कोई परेशानी नहीं। द्वार पे चंदन का अगर हम तिलक लगाते हैं ना, बेडरूम के डोर पे, मेन डोर पे, मैं तो रोज़ यहाँ भी लगाता हूँ। मैंने देखा, पूरी प्रोसेस देखी कि आप भगवान को तिलक सबको चढ़ा, लगाते फिर उनका प्रसाद लगा। तो जो चंदन का तिलक है वो जीवन में शांति लेके आता है। जो चंद्रमा है उनको शांत करता है, और कहीं सुनी जो बातें चल रही होती है ना, उसको भी शांत करता है। मेरे जीवन में वो बातें हैं नहीं, वो बिग बॉस लगता है ना, आप बहुत ऊपर उठ गए खत्म उन उन बातों चीज़ों से। में, है ही नहीं। देखिए, बातें तो नीचे लेवल पर होती रहेंगी, जब हम ऊपर उठ गए तो हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर सच है तो फर्क पड़ता है। सत्य जो है वो विचलित करेगा। अगर आपने किसी का मर्डर किया है और आप लोगों को कह रहे हैं नहीं किया है, तो वो बहुत तंग करेगा। या तो कह दो किया है, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वो छुपाते रहोगे तो परेशानी होगी, वो उसमें फंस जाता है। घर में ना, नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी जगह होती है, अगर उसमें आपने हीटर रख दिया, नॉर्मली मैंने देखा कि एक बिटिया थी, करीब 15-16 साल की एज होगी, पेरेंट्स कहते हैं झूठ बहुत बोलती है। तो देखा कि नॉर्थ वेस्ट के कमरे में उनको ठंड बहुत लगती थी, बड़ा सा रूम हीटर लगा हुआ था। हवा की जगह पे अगर आप हीटर लगाते हैं ना, नॉर्थ वेस्ट इज़ अ वायु कॉर्नर, वायव्य कोण बोला जाता है, और ये मन का कोना होता है। यहाँ से आर्ट जनरेट होता है, यहाँ से कविताएं जनरेट होती हैं, भजन जनरेट होते हैं। जीवन में जितने भी सुंदर चीज़ें आती हैं ना, नॉर्थ वेस्ट से जनरेट होती हैं। तो अग्नि वहाँ पर आ गई। करीब 2000 वॉट का एक हीटर काफ़ी टाइम चलता था, और वो हीटर हटाने के बाद बच्चा झूठ बोलना छोड़ दिया उसने, और मेडिटेशन और बहुत सारी कलाएं उनके जीवन में है। बात अच्छी बात। तो
फ़र्क पड़ता है। तो झूठ का जो आप बात कर रहे हैं ना, ये कहीं न कहीं हमारे एनवायरनमेंट से हमारे ऊपर आ जाता है। हाँ ऐसा। अब मैं इसको गलत भी नहीं मानता, ये पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं होता। हम अगर धूल वाली जगह पर जाएँगे तो धूल हमारे ऊपर चढ़ी, पड़ेगी। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि हम एक प्रोटेक्शन दे के भेजें, अम्ब्रेला दें, देन वी लाइक टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। आज आपने बहुत अच्छी अच्छी सलाह मुझे दी है मेरे जी। घर में जो चेंजेस जी, करने हैं जी। उस पर मैं ध्यान रखूँगा। तो वास्तु के बारे में और मेरी पर्सनैलिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो शांति प्रदायी हैं। आपसे बात करके मन को आप शांति मिलती है। कलाकार हैं, आप छू सकते हैं मन को। शांति मिलती है आपसे बात करके। और ये सबसे बड़ा गुण होता है, यदि मनुष्य किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है तो पहले वो स्वयं अच्छा हो। बिल्कुल, बिल्कुल, करेगा कैसे? बिल्कुल। अगर मैं आपको एक कप चाय पिलाना चाहता हूँ तो पहले मेरे पास एक कप चाय हो वो तो अच्छाइयाँ मनुष्य में होती हैं तो अच्छाइयाँ करता है। जी। जो दुष्ट है वो तो दुष्टपन ही करेगा। तो अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। और वो सौम्यता, वो सुशील आपके अंदर व्यवहार, आपकी भाषा, जी। सब कुछ ईश्वर ने बहुत अच्छी दी है। बहुत अच्छी पर्सनालिटी दी है। आप विद्वान हैं तो सब कुछ आपको भगवान ने दिया है और वो मैंने एक्सपीरियंस किया यहाँ आपसे मिलके। बहुत शुक्रिया। और मैं यही चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक लोगों तक अपना ज्ञान बांटें। इससे जो लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जी। ये जो वास्तु है, वास्तु अगर नहीं पहुँचेगी लोगों तक तो लोग कंफ्यूज रहेंगे, उनको पता ही नहीं। वास्तु का ना अर्थ नहीं जानते लोग। अब इसको 2 पार्ट्स में आप कर दीजिए। पहला पार्ट हो गया वास और तू हो गया ईश्वर। करेक्ट। अब जैसे ईश्वर की आप भक्ति कर रहे हैं तो ईश्वर आपके ऊपर ज़्यादा रूल्स नहीं लगाएगा, वो वहीं आके रहेगा जहाँ आप उनके लिए जगह बनाओगे। बहुत अच्छा। तो हमें घर को इतना पवित्र बनाना है कि ईश्वर आकर के वहाँ वास कर सके, तभी वास्तु ठीक होगी। बहुत सच बात, बहुत सत्य। तो कहीं ना कहीं कला का होना, सच्चाई का होना, मेहनत का होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्लोजिंग म्यूज़िक से की जाए ना, हाँ दीजिए। कुछ अच्छा, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। जन्म तेरा, जन्म तेरा, जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो। जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो। रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। बहुत खूब। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो। पर तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो। रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। अब देखिए अवस्था बढ़ती गई, आयु बढ़ी। 30 बरस की अब मति उपजी। जी 30 बरस की जी। अब मति उपजी। लोभ बढ़े नित नयो। माया जोड़ी लाख करोड़ी, अजहु न तृप्त भयो। रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। वृद्ध भयो तब आलस उपजी। कफनित कंठ रहो। संगति कबहु न कीनी तूने। विरथा जन्म गयो। रे तूने कबहु न कृष्ण कहो।
बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।